गार्डन। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर में बने गार्डन के झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। संगीता अपने ससुराल का समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी उसकी सास रमा जी उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर रमा जी मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति हरीश जी के लिए लेकर जाती है। संगीता ये सब देखती है और अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। रमा जी फिर से एक बार उसको नज़रअंदाज करती है, क्योंकि हरीश जी के रिटायर्ड होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्य क्रम बन गया था। रमा जी अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुछ जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। रमा निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर रमा जी और हरीश जी का ये सपना था और वे बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किए थे। रमा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से बची खाली जमीन पर एक सुंदर गार्डन बनाई थी और वहाँ पर कई फूलों के पौधे उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूल की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में रमा जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी भी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में हरीश जी कभी भी उस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। रमा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो हरीश जी लाकर दिए थे, और अब वही झूला उन दोनों का एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी उनकी बहू संगीता को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। अपने सास ससुर को टॉन्ट मारने का एक भी मौका संगीता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती थी, और एक बार तो संगीता ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रची। एक दिन संगीता का पति राहुल अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी वो राहुल से कही, राहुल, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है? हमारे पास एक ही छोटा सा गैरेज है, जहाँ सिर्फ एक कार के लिए ही जगह है। राहुल ने चिंता वाले स्वर में कहा, कौन कहता है कि जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लवबर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठे रहते हैं। संगीता अपने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कही, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो। राहुल ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा, लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। शाम को ऑफिस से आने के बाद ही राहुल अपने पिता के पास गया और उनसे बोला, पापा, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, और अगर दूसरी गाड़ी ले भी लिए तो उसे रखेंगे कहाँ? हरीश जी कहे, पापा, अपने गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। संगीता को इस गार्डन की कोई परी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। राहुल ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी रमा जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। हरीश जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पापा, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं है। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि आप लोगों को इस तरह देख के लोग क्या कहेंगे। राहुल थोड़ा चिढ़ते हुए बोला,
अंदर से संगीता की बड़बड़ भी चालू ही थी। हरीश जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन रमा जी और हरीश जी के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। उस पूरी रात दोनों ही जाग रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से हरीश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सुबह जल्दी उठकर हरीश जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन रमा जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधों को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े पे देना है का बोर्ड पढ़ा तो इस पर राहुल ने हरीश जी से कहा, पापा माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम इसे भाड़े पे दे दे। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े पे रहेंगे, हरीश जी कहे। लेकिन पापा वह कहाँ रहेंगे? राहुल ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहां तुम और बहू रहते हो, हरीश जी कड़क आवाज में कहे। तो पापा हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में राहुल ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी से रहोगे और हम भी। हरीश जी सब कुछ साफ साफ तरीके से बताए। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। राहुल ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? या घर या गार्डन में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह है कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय और अपनी जवानी इन सब चीजों पर खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। हरीश जी रमा जी की तरफ देखते हुए कहे। अब राहुल और संगीता को अपनी गलती का एहसास हो गया और वे पछतावे के आग में जलने लगे। वे दोनों रमा जी और हरीश जी के पैर पकड़ लिए और अपने किए पर माफी मांगने लगे। तो हरीश जी उन दोनों को उठाकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिए और रमा जी फ्रिज से मिठाई लाकर सबका मुंह मीठा करवाई। दोस्तों, जाने अनजाने में हम भी हमेशा ऐसी गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वे हमारे लिए कितना त्याग किए हैं और जब उन्हें उनके हिसाब की जिंदगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। हमें अपनी इस गलती को सुधारनी चाहिए।